नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता। जी हाँ, गुनाहों का देवता। 1949 में आया था ये उपन्यास, पर आज भी देखिए उतना ही लोग पढ़ते हैं, महसूस करते हैं इसे। बिल्कुल। इसकी कहानी, इसके पात्र, उफ, खासकर चंदर और सुधा, वो पाठकों के मन में ऐसे बस जाते हैं ना। और ये सिर्फ कोई रोमानी कहानी भर नहीं है। ये उस जमाने के समाज, नैतिकता, इंसानी जज्बातों का एक आईना है एक तरह से। और इसी आईने को थोड़ा साफ देखने के लिए हमने भी कई अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाई है। कुछ रिव्यूज हैं जैसे इंडी ब्लॉगर्स पर, फिर रेडिट जैसे फोरम है जहां पाठकों ने सीधी सीधी अपनी बातें लिखी हैं बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, वो अनफिल्टर्ड बातें बहुत दिलचस्प होती हैं अक्सर। बिल्कुल। और फिर इलाहाबाद के साहित्यिक इतिहास पर एक अकादमिक लेख भी देखा हमने। अच्छा। और गार्गी कॉलेज की एक पत्रिका है ज्ञान, उसके कुछ अंश भी देखें जो कला, दर्शन, इन सब सवालों को कुरेदते हैं। तो ये तो बढ़िया मिश्रण हो गया। पर्सनल रिएक्शन से लेके अकादमिक विश्लेषण और फिर फिलॉसफी तक। हाँ। हमारा इरादा यही है कि इन सब को मिलाकर देखें कि भाई ये उपन्यास इतना खास क्यों है, कौन सी बातें हैं जिन पर आज भी बहस होती हैं, और भारती जी ने क्या कहने की कोशिश की होगी अपनी इस रचना से। हाँ, तो चलिए उतरते हैं इस उपन्यास की दुनिया में। कहानी, पात्र, प्रेम, वो त्याग की बातें, समाज के बंधन, आदर्शवाद और हाँ, वो इलाहाबाद शहर जिसने इस कहानी को सींचा, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बातें। उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता, 1949 में छपा, लेखक धर्मवीर भारती, और सेटिंग है इलाहाबाद शहर, ब्रिटिश राज के दौरान। कहानी के बिल्कुल केंद्र में है चंदर और सुधा। जी, चंदर एक बहुत होनहार रिसर्च स्कॉलर है और सुधा है उसके प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला, उनकी बेटी। अच्छा। दोनों के बीच एक बहुत गहरा, बहुत पवित्र किस्म का रिश्ता है। ऐसा प्यार जो कहा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। और यहीं से उपन्यास का पूरा भावनात्मक ताना-बाना बुना जाता है। इंडी ब्लॉगर्स की समीक्षा में भारती जी की भाषा की बड़ी तारीफ मिली। एकदम सरल, जैसे हम आप बात करते हैं ना। हाँ हाँ, सीधी दिल में उतरने वाली। मुझे लगता है शायद इसी सादगी से वो इमोशनल डेप्थ और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात रेडिट पर जो पाठकों की प्रतिक्रियाएं हैं ना, उनमें साफ झलकती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये हिंदी के बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स में से एक है। कहते हैं कि पात्रों का दर्द, उनकी खुशी पाठक को अपनी लगने लगती है। लेकिन ये भी सच है, जैसा कुछ रेडिट यूजर्स ने लिखा है, कहानी बहुत भारी है, दिल तोड़ देने वाली। अच्छा। ये कोई हल्की फुल्की प्रेम कहानी ही है? बिल्कुल नहीं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगता है कि ये लगातार छपता रहा है, लोग पढ़ते रहे हैं पीढ़ियों से। पेंगुइन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी छापा, चंदर एंड सुधा नाम से। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और 2015 में इस पर टीवी सीरियल भी बना था, एक था चंदर, एक थी सुधा। अच्छा, सीरियल भी बना था? ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो ये दिखाता है कि कहानी में आज भी वो बात है, वो दम है। निश्चित रूप से इसकी ताकत ही इसकी कहानी कहने की कला में है। और किरदार इतने असली लगते हैं, ऐसे जैसे हमारे आसपास के ही लोग हों, अपनी अच्छाइयों और हाँ, अपनी कमजोरियों के साथ। किरदारों की बात चली है तो लेखक पर बात करना भी लाजमी है। धर्मवीर भारती, वो खुद इलाहाबाद के थे। 1926 में वहीं अतरसुईया मोहल्ले में जन्म हुआ था उनका। हाँ, तो शहर की छाप तो उनके लेखन पर होगी ही। जरूर। और उनका अकादमिक सफर भी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा रहा। हिंदी में एमए किया, फिर पीएचडी की डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अंडर में, सिद्ध साहित्य पर। अच्छा, तो साहित्य सिर्फ उनका शौक नहीं था, बाकायदा अध्ययन का विषय था। और ये अकादमिक समझ उनके लेखन को एक गहराई देती है। गुनाहों का देवता तो खैर है ही 1949 का, लेकिन उनका दूसरा उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा 1952 वाला, वो भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत मशहूर हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। उस पे तो श्याम बेनेगल ने फिल्म भी बनाई थी, नेशनल अवार्ड मिला था उसे। सही कहा। और नाटक अंधा युग 1953, वो तो इंडियन थिएटर का एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, अंधा युग तो क्लासिक है। और वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे, एक बहुत प्रभावशाली पत्रकार भी थे। हाँ, ये भी सही है। धर्मयुग। हाँ, साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग 1960 से 87 तक उसके संपादक रहे और उसे हिंदी पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम बना दिया।
उससे पहले इलाहाबाद में भी तो वो एक पत्रिका से जुड़े थे ना, एलाचंद्र जोशी के साथ। हाँ, संगम पत्रिका, उसका संपादन भी किया था। तो ये सारा अनुभव, पत्रकारिता का अनुभव, उनके लेखन में वो सामाजिक सरोकार और पुख्ता करता होगा। यकीनन समाज की नब्ज को वो बेहतर समझते होंगे। उन्हें सम्मान भी मिले। 1972 में पद्मश्री मिला, फिर 88 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उनका निधन 1997 में मुंबई में हुआ। उनके लेखन की सबसे बड़ी खासियत शायद वो मानवीय भावनाओं की गहरी समझ है। सामाजिक रीति रिवाजों पर वो सवाल उठाते थे और उसमें एक दार्शनिक चिंतन का पुट भी होता था। हाँ, वो इंसानी रिश्तों और मूल्यों की परतें उधेड़ते थे। वो EPRA जनो वाला लेख बता रहा था कि उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली परंपरा को भी आगे बढ़ाया। यानी वो हिंदी जिसे आज हम स्टैंडर्ड हिंदी के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो लेखक और उपन्यास की पृष्ठभूमि समझ ली हमने। हाँ। अब उन गहराइयों में उतरते हैं जिन्होंने गुनाहों का देवता को इतना यादगार बनाया है। मतलब इसके मुख्य विषय। सबसे पहला और शायद सबसे साफ जो दिखता है वो है प्रेम और त्याग। हाँ। चंदर और सुधा का प्रेम बड़ा अद्भुत रूप से शुद्ध, निस्वार्थ दिखाया गया है। बिल्कुल। और यहीं कहानी का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो शुरू होता है। चंदर का ये मानना कि भाई शारीरिक नज़दीकी उनके इस पवित्र रिश्ते को दूषित कर देगी, ये सोच कहानी को एक दुखद मोड़ देती है। हाँ, और इसी आदर्शवादी सोच के चलते वो सुधा को किसी और से शादी करने के लिए मना लेता है। कितना अजीब है ना? अजीब भी है और दुखद भी। इंडी ब्लॉगर्स की समीक्षा में इसी बात पर गौर किया गया है कि उपन्यास प्रेम को ऐसी चीज दिखाता है जो त्याग मांगती है, पर साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ऐसा त्याग, क्या ये वाकई जरूरी है या सही है? और रेडिट पर एक पाठक ने लिखा है कि ये प्रेम धीरे धीरे रूह पर कब्जा कर लेता है, मतलब इट्स कंज्यूमिंग। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से फिर दूसरा बड़ा मुद्दा सामने आता है, समाज की उम्मीदें और व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, इनके बीच का टकराव। सही। चंदर फंसा हुआ है अपनी भावनाओं और समाज के उन तयशुदा ढांचों के बीच। उसे लगता है कि अगर वो सुधा से अपने प्यार का इजहार करेगा या शादी की सोचेगा तो वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला, उनके भरोसे को तोड़ेगा। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इंडी ब्लॉगर्स की समीक्षा में भी ये बात उठाई गई है कि कैसे वो परंपरा का बोझ, रिश्तों की मर्यादा की सोच, ये सब व्यक्तिगत फैसलों पर हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस अंदरूनी कश्मकश का नतीजा चंदर के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये उपन्यास के सबसे दुखद पहलुओं में से एक है मेरे ख्याल से। एक रेडिट पोस्ट में इस बदलाव को बहुत मार्मिक ढंग से बताया गया है कि वो देवता जैसी पवित्रता से गिरकर एक प्रेत बन जाता है, एक तड़पती हुई आत्मा, या कहें गुनाहों का देवता। ये उसकी त्रासदी है। वो बदलाव कैसे आता है? मतलब सुधा की शादी के बाद क्या होता है चंदर का? सुधा की शादी के बाद चंदर अपराध बोध, गिल्ट और गहरे भावनात्मक तूफान से गुजरता है। उसके अपने आदर्श, उसके जो विश्वास थे, वो सब हिल जाते हैं। अच्छा। इंडी ब्लॉगर्स की समीक्षा बताती है कि वो एक तरह की लापरवाही भरी जिंदगी जीने लगता है। मिसेस डी क्रूज जैसे पात्र के साथ एक अर्थहीन से रिश्ते में उलझ जाता है। शायद वो सुधा के जाने से जो खालीपन आया ना, उसे भरने की एक नाकाम कोशिश करता है। रेडिट पर एक टिप्पणी थी, मुझे याद है, कि चंदर असल में अपने ही आदर्शवाद का शिकार हो गया। हाँ, ये बहुत सटीक बात है। उसने सुधा को देवी बनाकर इतने ऊंचे आसन पर बिठा दिया जहां आम इंसानी जज्बातों, इच्छाओं, इनकी कोई जगह ही नहीं बची। बिल्कुल। खुद ही एक पिंजरा बना लिया अपने आदर्शों का। और इस पूरी कहानी में सुधा का क्या होता है? उसका किरदार क्या दिखाता है हमें? सुधा का चरित्र वो उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके संघर्षों का प्रतीक बन जाता है। उसे एक ऐसी शादी में धकेल दिया जाता है जहां वो खुश नहीं है, और इससे उसे भयानक भावनात्मक और शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ती है। और अंत क्या होता है उसका? अंततः उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और उसकी दुखद मौत हो जाती है। ओह। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का हक ना देना, उन्हें दबाना, कितने भयानक अंजाम तक ले जा सकता है। ये उपन्यास आदर्शवाद और यथार्थ, इनके बीच की टक्कर को भी बहुत शिद्दत से दिखाता है। चंद्र का वो आदर्श कि प्रेम शारीरिक इच्छाओं से परे होना चाहिए, जिंदगी के तजुर्बे उसे तोड़ते हैं। हाँ, वो टूटता है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि प्रेम और शारीरिक अंतरंगता का रिश्ता कितना गहरा है, जिससे उसके जो पहले के कठोर नैतिक विश्वास थे, उनको चुनौती मिलती है। वो खुद सवालों के घेरे में आ जाता है।
अपराध बोध और उससे मुक्ति पाने की कोशिश, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है ना? बिल्कुल। चंदर अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और फिर वो आत्ममंथन के जरिए शायद एक तरह के छुटकारे की तलाश करता है। एक और परत है इसमें, गुरु शिष्य संबंध की। चंदर और डॉक्टर शुक्ला का रिश्ता। डॉक्टर शुक्ला उसके लिए पिता जैसे हैं, संरक्षक हैं। हाँ, लेकिन यही सम्मान, यही रिश्ता उसे खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने से भी रोकता है, एक बंधन बन जाता है। और जाति का सवाल, क्या वो भी एक बाधा थी? उपन्यास में जिक्र तो है कि सुधा से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी जाति में ही शादी करे। हाँ, डॉक्टर शुक्ला भी शुरुआत में थोड़ा पारंपरिक लगते हैं। हाँ, ये उस समय की सामाजिक सच्चाई थी और उपन्यास इसकी दबे तौर पर ही सही आलोचना करता है। लेकिन रेडिट पर जो कुछ बहसें हुई हैं, उनसे ये भी लगता है कि शायद सिर्फ जाति ही मुख्य कारण नहीं थी। अच्छा। हाँ, चंदर का डॉक्टर शुक्ला के प्रति वो जो बहुत ज्यादा सम्मान था और सुधा के साथ अपने रिश्ते को भाई बहन जैसा पवित्र बनाए रखने की उसकी अपनी जो धुन थी, वो भी उसे रोकती है। वो उस पवित्रता को शारीरिकता से जोड़ना ही नहीं चाहता था, शायद डरता था। तो उपन्यास प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अलग अलग किरदारों के जरिए इसके कई रूप दिखाता है। हाँ, वो अफलातूनी यानी प्लेटोनिक लव, सिर्फ भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर का। फिर शारीरिक प्रेम का सवाल है, त्याग वाला प्रेम है, आपसी खुशी वाला प्रेम है, कई परतें हैं। रेडिट पर एक पाठक ने एक बड़े दिलचस्प व्याख्या की थी। क्या? कि कुछ लोग चंदर सुधा के प्रेम को लगभग दिव्य मानते हैं, डिवाइन, कुछ ऐसा जो पश्चिमी कहानियों के प्रेम से अलग, खास भारतीय संस्कृति की देन है। ये एक अलग नजरिया है, दिलचस्प है। ये उपन्यास को एक अलग कोण से देखने का मौका देता है। चलिए अब जरा उस शहर की बात करते हैं जहाँ ये कहानी सांस लेती है, इलाहाबाद। हाँ, प्रयागराज। ईपीआरा जर्नल का लेख तो इलाहाबाद को हिंदी साहित्य का मक्का कहता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी कई वजह हैं। इलाहाबाद का अपना एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वजन तो है ही, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य को जो शक्ल मिली है ना, उसमें इसकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। अच्छा। भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक भाषा का परिष्कार हुआ, खड़ी बोली का मानक रूप बना, इसमें इलाहाबाद का बड़ा योगदान था। और यहाँ के साहित्यिक सितारों की फहरिस्त तो कमाल की है। कौन कौन थे उस दौर में? अरे बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट थे, जिन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली। हाँ। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने अभ्युदय शुरू किया, भारतीय भवन पुस्तकालय की नींव रखी। बिल्कुल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हुए हिंदी गद्य को संवारा। क्या काम किया उन्होंने। मुंशी प्रेमचंद, वो मानते थे कि इलाहाबाद में रचनात्मकता के लिए खास माहौल है। और छायावाद के कवियों का तो गढ़ ही था ये एक तरह से। बिल्कुल। 4 स्तंभों में से 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सब इलाहाबाद से गहरे जुड़े थे। महादेवी वर्मा ने तो चांद पत्रिका का संपादन किया और पहला महिला कवि सम्मेलन भी यहीं आयोजित करवाया था। फिर हरिवंश राय बच्चन अपनी मधुशाला के साथ यहीं थे। और खुद धर्मवीर भारती इसी महान परंपरा का हिस्सा थे। वो सिर्फ लेखक ही नहीं, इलाहाबाद प्रकाशन का भी बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा। लखनऊ से प्रकाशन का केंद्र यहाँ शिफ्ट हुआ था। बिल्कुल। यहाँ पायनियर प्रेस था, जहाँ कभी किपलिंग ने काम किया था, सोचिए। अरे वाह। इंडियन प्रेस था, जिसने टैगोर की गीतांजलि छापी। लीडर प्रेस, अभ्युदय प्रेस, प्रेमचंद का सरस्वती प्रेस, ओंकार प्रेस, ये सब यहीं थे। कितना वाइब्रेंट माहौल रहा होगा। और पत्रिकाएं सरस्वती, अभ्युदय, मर्यादा, चांद, गृहलक्ष्मी, हंस, ये सब हिंदी साहित्य को घर घर पहुंचाने का जरिया बनी। और हाँ, शहर की गंगा जमुनी तहजीब को नहीं भूलना चाहिए। सही कहा। हिंदी के साथ साथ उर्दू अदब के बड़े नाम जैसे अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, वो भी इसी शहर की पहचान थे। तो इसी मिले जुले बौद्धिक और साहित्यिक माहौल ने ही धर्मवीर भारती जैसे लेखक और गुनाहों का देवता जैसे उपन्यास को सींचा। ये समझना वाकई जरूरी है कि कोई भी रचना वो शून्य में पैदा नहीं होती। लेखक, उसका शहर, उसका समय, ये सब मिलकर उसे बनाते हैं। बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अब अपने आप में खूबसूरत है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, या उसका कोई बड़ा सामाजिक नैतिक उद्देश्य भी है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ये क्लासिक डिबेट है और ये सवाल गुनाहों का देवता पर बिल्कुल लागू होता है। ये उपन्यास इंसानी जज्बात की गहराई में उतरता है, समाज पर टिप्पणी करता है। तो क्या ये सिर्फ एक लिटरेरी ब्यूटी का नमूना है या इसका कोई गहरा संदेश भी है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शायद दोनों ही हैं।
कलात्मक रूप से सशक्त है और संदेश भी देता है। ज्ञान पत्रिका में डोरियन ग्रे का उदाहरण देकर पूछा गया है, क्या कला सच को छुपा सकती है? दिलचस्प सवाल है। गुनाहों का देवता के संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है ये उपन्यास तो उल्टे समाज, प्रेम और आदर्शवाद के बारे में कड़वे सच सामने लाता है, छुपाता नहीं। हाँ, चंदर के किरदार का जो पतन है, उसका अंदरूनी द्वंद्व, वो उसके बदलते हुए सच का आईना है। तो यहाँ कला सच को छुपाने नहीं, बल्कि उसकी जटिलता को, उसकी परतों को उजागर कर रही है। पत्रिका में कला और नैतिकता के रिश्ते पर भी बात हुई है। क्या कला को नैतिक या सामाजिक विचारों के दायरे में रहना चाहिए? क्या उसे कोई गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए? गुनाहों का देवता खुद सामाजिक बंधनों और नैतिकता के नाम पर होने वाले अत्याचार की आलोचना करता है। एक तरह से चंदर का आदर्शवाद, जो शुरू में नैतिक रूप से बहुत ऊंचा लगता है, आखिर में त्रासदी की वजह बनता है। तो उपन्यास शायद ये दिखा रहा है कि नैतिकता जब वो हद से ज्यादा कठोर और अव्यवहारिक हो जाए तो वो खुद अनैतिक नतीजे दे सकती है। कला इस जटिल रिश्ते को बिना कोई आसान जवाब दिए बस पेश करती है, सोचने पर मजबूर करती है। ज्ञान पत्रिका में प्लेटो के विचार का भी जिक्र था कि कला नकल है, और ऑस्कर वाइल्ड के कला के लिए वाले सौंदर्यवाद का भी। इसे उपन्यास से कैसे जोड़ सकते हैं? इसे चंदर के आदर्शवाद बनाम यथार्थ की टक्कर से जोड़ सकते हैं। चंदर का प्रेम का जो प्लेटोनिक आदर्श है, यानी वो प्रेम जो शारीरिकता से परे केवल आत्मा के स्तर पर हो, वो प्लेटो की तरह एक आदर्श रूप है, एक आइडिया है जो असल जिंदगी की हकीकत से, मतलब यथार्थ से टकराता है। और सौंदर्यवाद, वहीं उपन्यास की जो अलग अलग व्याख्याएं हैं कि प्रेम अफलातूनी है या दिव्य है, या कुछ आलोचक कहते हैं कि यह पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है, ये दिखाता है कि कला और भावनाओं की व्याख्या कितनी व्यक्तिपरक हो सकती है, सब्जेक्टिव, जैसा सौंदर्यवाद मानता है। एक ही चीज के कई मतलब। पत्रिका के कुछ लेखों में अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स का भी जिक्र था, जैसे प्रेम, पीड़ा, चुनाव करने की आज़ादी और उसकी जिम्मेदारी, अपराध बोध, जिंदगी में अर्थ की तलाश, खुद को गढ़ना। हाँ, ये सारे थीम्स ये चंदर की कहानी में बहुत गहरे उतरते हैं। उसका चुनाव, सुधा से शादी ना करने का, उस चुनाव से उपजा अपराध बोध, उसकी पीड़ा, और शायद अंत में अपने बिखरे हुए जीवन में किसी अर्थ को ढूंढने की उसकी कोशिश। ज्ञान पत्रिका का एक लेख इसे कहता है, जो हो सकता था उसकी भव्य त्रासदी। क्या लाइन है! ये लाइन उपन्यास के उस अस्तित्ववादी दर्द को बखूबी पकड़ती है। चंदर अपने ही बनाए आदर्शों के जाल में फंसकर अपनी नियति खुद लिखता है, वो अपने चुनावों का नतीजा भुगतता है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि गुनाहों का देवता सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक गहरा अनुभव है। हाँ, ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा नगीना है जो वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ा है, आज भी चमकता है। बिल्कुल। ये प्रेम, त्याग, सामाजिक दबाव, आदर्शवाद और यथार्थ, इनके बीच इंसान के अंदर जो कश्मकश चलती है ना, उसका एक बेहद मार्मिक और विचारोत्तेजक चित्रण है। धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद के उस साहित्यिक माहौल में रहते हुए जो रचा, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। और इसकी प्रासंगिकता आज भी इसलिए है क्योंकि ये जिन सवालों से जूझता है, भावनाओं का टकराव, परंपरा बनाम मर्जी, अपने फैसलों के नतीजे, ये सब इंसानी जिंदगी के शाश्वत मुद्दे हैं, ये हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ कहानी नहीं पढ़ाता, बल्कि पाठक को अपने अंदर झांकने पर भी मजबूर करता है। ये एक भावनात्मक यात्रा है जो खत्म होने के बाद भी जहन में रह जाती है। वो किरदारों का दर्द महसूस होता रहता है। चलिए, तो इस गहरी चर्चा के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। जो हमारे स्रोतों और इस बातचीत से ही उभरा है। प्रेम में आदर्शवाद को लेकर क्या सोचा जाए? क्या चंदर जैसा शुद्ध प्लेटोनिक आदर्शवाद, मतलब शारीरिकता से पूरी तरह मुक्त प्रेम की कल्पना, क्या वो असल दुनिया की सच्चाइयों का सामना कर सकती है? या फिर जैसा गुनाहों का देवता दिखाता है, क्या ऐसा आदर्शवाद अनिवार्य रूप से त्रासदी की तरफ ही ले जाता है? क्या उसका टूटना तय है? या फिर ये सोचें कि क्या किसी रचना को उसकी लेखक की पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए? जी, जैसे भारती जी का इलाहाबाद से होना, उनकी शिक्षा, उनका सामाजिक संदर्भ, क्या ये सब जानना उस कहानी के अनुभव को और गहरा या अलग बना देता है? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।